हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 25। सो हमेशा की तरह हम यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एमएसटीसीटी प्रिपरेशन। सो जैसा कि आप सबको पता चल गया रहेगा कि जो नीट एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड्स बच्चों को आ गए हैं विथ प्रीफर्ड लोकेशन टू गिव द एग्ज़ाम। सो अभी आप तो कंफर्म समझ लो कि जब नीट की एग्ज़ाम हो रही है और जेई के भी होने वाली है तो ऑब्वियस एमएसटीसीटी का एग्ज़ाम भी होगा। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने ऐसा एग्ज़ाम ना हो उसके लिए वापस ट्राई किया, पोस्टपोन करो, ठीक है। बट अभी गवर्नमेंट कैसे है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है बिकॉज़ वो जो भी डेट देंगे फाइनल देंगे। बट आप इतना कंफर्म समझ के चलो कि आपका एग्ज़ाम होगा एमएसटीसीटी का, ठीक है। सो पहला तो मैं एक जनरल गाइड देना चाहूँगा कि आप एमएसटीसीटी का प्रिपरेशन यदि आपने स्टार्ट नहीं भी किया हो या स्टार्ट किया था बीच में छोड़ दिया हो तो भी यदि आपको कैसा पढ़ाई करना चाहिए मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप इंजीनियरिंग की हो, पीसीएम हो, या चलो पीसीएम बताता हूँ फिर मैं पीसीबी का बताता हूँ। पीसीएम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मैथ्स है, ठीक है। सो मैथ्स का स्कोर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो मैं इसमें यही रिकमेंड करूँगा आपके पास पहला प्रीवाई की क्वेश्चन रिवाइज कर लो, ठीक है। पीवाई की क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं बनते हैं लाइक उनको नोट डाउन करो और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स हैं, ओके। और ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो फ्रॉम 11th एंड 12th का गवर्नमेंट बुक से। मोस्टली जो 11th का जो सिलेबस आता है सीटी में वो बहुत इजी रहता है, लाइक आपने सॉल्व प्रॉब्लम्स भी देख लिए इनफ है। बट 12th के लिए सॉल्व, अनसॉल्व, मिसलेनियस सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो। बट पहला प्रायोरिटी दो पीवाई की क्वेश्चन को दो। देन आप जो भी पीवाई क्वेश्चन में क्वेश्चंस के आंसर आपके रॉन्ग जाते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आप गवर्नमेंट बुक के प्रॉब्लम थोड़ा और सॉल्व कर लो सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अभी मैथ्स के लिए तो ये हो गया। सेकेंड थिंग, आप अपना केमिस्ट्री सुधारो, ठीक है। देखो फिजिक्स तो हार्ड सब्जेक्ट है बरोबर, बट मैं केमिस्ट्री की बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स, रिएक्शंस आपके सब आते हैं क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। यही है कि हाँ इसके थियरी ज़्यादा है, रिएक्शंस वगैरह आपको दिमाग में फिट होना चाहिए, ओके। क्योंकि यदि फिट जितना फिट रहेगा उतना ही आपका पेपर इजी जाएगा। इजी जाएगा मीन्स केमिस्ट्री आपका टाइम सेव करता है फॉर पीसी पेपर, ओके। यदि आपका कॉन्सेप्ट, रिएक्शन सब कुछ क्लियर है, मतलब सब कुछ दिमाग में फिट है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा, ये रिएक्शन ऐसा रहेगा, ये थियरी ऐसा रहेगा। केमिस्ट्री में पी ब्लॉक जो चैप्टर है, डीएनए ब्लॉक चैप्टर है, उसमें जो भी आपके ये है रिएक्शंस उनको आप क्या करो, इग्नोर करोगे चलेगा, बट थियरी अच्छे से करके रखो, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस अच्छे से करो। फिजिकल केमिस्ट्री के 4 जो चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स और आपका सॉल्यूशंस कोलिगेटिव, ओके। सॉलिड स्टेट में तो एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स है, ये लोग को अच्छे से करके रखो क्योंकि प्रॉब्लम भी आते हैं 13 to 15 मार्क्स। तो जो भी हाथ के मार्क्स हैं उनको छोड़ो मत, लाइक केमिस्ट्री में आपके फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स हो गए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गए, ये सब आपके हाथ के मार्क्स हैं, इनको आप छोड़ो मत, ठीक है। सो केमिस्ट्री आ गया। थर्ड थिंग आता है फिजिक्स। फिजिक्स को कैसे कि पेपर सॉल्विंग करने के लिए मिनिमम 1 आवर तो, मैक्सिमम 1 आवर और मिनिमम 50 मिनट्स तो मिलना चाहिए, तभी वो सॉल्व हो पाता है। इसके लिए आपका केमिस्ट्री का पेपर कितने में होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पीसी पेपर आपका 1.5 घंटे का होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पेपर आपका 30 मिनट to 40 मिनट लेना चाहिए, बस मोस्टली ट्राई करना का 30 मिनट का, सो दैट आपको फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, टाइम कम ना पड़े, ओके। और पेपर सॉल्विंग करते भले आप मॉक टेस्ट दो या एक्चुअल एग्जाम का पेपर देना, मैथ्स का पेपर के लिए टाइम 1.5 घंटा वो परफेक्ट रहता है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर फॉर बायोलॉजी ऑप्शन और मैथ्स ऑप्शन दोनों के लिए बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा तो पहले केमिस्ट्री सॉल्व करो, देन आप फिजिक्स सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री आपका सेव करता है टाइम, फिजिक्स पहले सॉल्व करोगे तो केमिस्ट्री के लिए टाइम कम बचेगा, ठीक है। रही बात अब बायोलॉजी की, बायोलॉजी को क्या रिकमेंड करूँगा, आपने 11th एंड 12th का, मोस्टली 12th का थियरी कब जो गवर्नमेंट बुक है उसका हर एक लाइन आपको पता है, तो आपको बायो में आराम से 80+ स्कोर कर सकते हो। इवन मैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहता था, मैंने खुद बायो के लिए एक भी न्यूमेरिकल बुक और बोलते ना एक एमसीक्यू बुक नहीं सॉल्व की, मैं केवल थियरी पढ़ के जाता था, एग्ज़ाम देता था, मॉक टेस्ट देता था। मुझे बायो में स्कोर कितना आया है, 89 आया है, ओके। तो ये 100 आ जाता है, मतलब मैंने एक भी एमसीक्यू बुक नहीं सॉल्व की, केवल 11th एंड 12th की बोलते हैं ना गवर्नमेंट बुक ही सॉल्व की है, तो आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 80+ स्कोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं।
और बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम भूल जाते हैं, कैसा रिवाइज़ करें, ठीक है। तो रिवीजन के लिए बेस्ट थिंग ये है कि आप जो भी पढ़ते हो, आज जो भी पढ़े हो, रात को सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज़ कर लो, दिमाग में ही देख लो कि हाँ कहीं भूल तो नहीं गया। नेक्स्ट डे आप कोई दूसरा पार्ट पढ़ने जाते तो देख लो कि आपने जो पीछे पढ़ा हो, लास्ट टाइम पढ़ा हो, याद है कि नहीं। ऐसा ही खुद को रीचेक करो। ऐसा रीचेक नहीं करोगे ना कि क्या है, तो फ़ायदा नहीं है। भले ही आप बहुत कुछ पढ़ लो, बट जो पढ़ा है आप ऐसा सेटिस्फेक्शन के साथ करो कि हाँ मैंने जो पढ़ा है मुझे इतना याद है कि नहीं, ठीक है। पहला जो अपने हाथ में है उसको लेने का ट्राई करो। ये नहीं कि भाई मेरा यदि 5 चैप्टर्स प्रिपेयर हो गया है तो उसी में खुश रहो। ये नहीं कि 5 चैप्टर हो गया, अरे अभी 15 चैप्टर बाकी है पढ़ना, इतना निगेटिव जाके कुछ होने वाला नहीं है। देखो, जो 5 चैप्टर आपको आता है वो भी लॉस में चला जाएगा। इसलिए जितना आपने पढ़ लिया है वो सेटिस्फेक्शन के साथ रहो, आगे धीरे धीरे बढ़ो, ठीक है। कैसे कि यदि आप 5 फटाफट कंप्लीट करने जाओगे सिलेबस, पीछे भूलता जाओगे और आगे वाला आपको क्या याद रहेगा, तो ऐसा मत करो, ठीक है। अब चलो देखते हैं बच्चों के क्वेश्चन आंसर। पहले तो बच्चों ने कुछ एडमिशन से रिलेट लिखा है, पहले हम प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन दिया है एक, सर देयर आर ओनली 2 years PDF फॉर 11th स्टैंडर्ड। ये आप देख रहे होगे यहाँ पे। तो कैसा रहता है कि जो 11th का सिलेबस सिटी में आने लगा है वो फ्रॉम लास्ट 2 years ही हो रहा है, 2018 एंड 2019, इसलिए मैंने उतने ही प्रोवाइड किए। ओके सर, प्लीज़ हेल्प, हाउ शुड आई गिव अ मॉक टेस्ट सीरीज़। देखो, मॉक टेस्ट देना है तो मैं यही बोलता हूँ, पहला आप 1 या 2 दिन, मिनिमम 1 या 2 दिन लगा के पूरा PCM और PCB पढ़ लो। जितना भी आपको लगता है कि हाँ मैं ये भूल नहीं जाऊँगा, उसको पढ़ लो पेट भर के, ठीक है। 3-4 दिन ले लो, पढ़ लो, फिर आप एक मॉक टेस्ट दो। 1 या 2 दिन, लाइक आपने 3-4 दिन पूरा PCM PCB पढ़ लिया, फिर आप 5th डे पे 2 मॉक टेस्ट दे दो, एक सुबह दे दो, एक शाम को दे दो। फिर उसके बाद आप उसका एनालिसिस करो। आप मॉक टेस्ट देना है सिर्फ स्कोर देखने के लिए नहीं, अरे स्कोर देखते कितना आ रहा है, एक बार 120 आ गया, 135 हो गया, स्कोर देखने के लिए मॉक टेस्ट मत दो, सीरियसली दो मॉक टेस्ट। और जो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होता है उसका एनालिसिस करो और उसको मार्क करके रखो कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हो गया, भले ही वो सिली मिस्टेक ही ना हो, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ो और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो बुक से, ठीक है। थोड़ा गैप दे दे के एक बार पूरा पढ़ाई कर लो, फिर मॉक टेस्ट दो। स्टार्टिंग के जो रहते हैं ना तुम्हारे 4-5 मॉक टेस्ट, ऐसा 2 दिन मिनिमम 2 दिन का गैप के बाद दो। फिर नेक्स्ट जो 5 मॉक टेस्ट है, थोड़ा टाइम आपका रिवीजन का टाइम मतलब कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज करने का ट्राई करो, क्योंकि ऑब्वियसली हो ही जाता है वो रिवीजन, ठीक है। और एक दिमाग में प्रेशर बना के रखो कि हाँ मेरा कल एग्ज़ाम है, 2 दिन के बाद ही एग्ज़ाम है। भले ही आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, बट अपने दिमाग में प्रेशर रखो कि मेरा एग्ज़ाम कल 10 दिन के बाद ही है, तो मेरा प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज जेई प्रिपरेशन HSC गवर्नमेंट प्लस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस फॉर MST CT प्लीज़ टेल। देखो, मैं बोलूँगा MST CT के लिए आपका जो HSC का प्रिपरेशन है प्लस PY की क्वेश्चन सॉल्व कर लो, प्लस 11 के जो भी है सिलेबस, 11 का सिलेबस के लिए आप बुक के थियरी पकड़ लो, मतलब जो भी आपको टॉपिक्स है 11 के MST CT के लो उनको थियरी पढ़ लो और बुक के सॉल्व प्रॉब्लम्स कर लो, काफ़ी है इतना MST CT में स्कोर करने के लिए। मतलब स्कोर करने के लिए इनफ। और हाँ, इतना जो मैं बता रहा हूँ ये आपको मिनिमम 120, मोस्टली तो ये 120 से 150 मार्क्स इधर ही स्कोर हो जाता है, बट 150 प्लस जाना है तो मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि 150 प्लस वही जाता है जिनका स्पीड ज़्यादा हो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। 150 के नीचे 120 से 150 के बीच में जो बच्चे रहते हैं जिनके मार्क्स रहते हैं उनका प्रॉब्लम क्या रहता है, उनको सब पता है, सब सब्जेक्ट उनको पूरा थियरी नॉलेज है, पूरा सब कुछ आता है, बट इश्यू है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड कम है। तो ये मॉक टेस्ट ही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस इतना रहना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम देख के पता चल जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऐसा एनालिसिस होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके लिए सॉल्व करो, क्वेश्चन देख के आपको आंसर दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाउ टू स्कोर इंक्रीज स्कोर इन मैथ प्लीज़ गाइड अस। तो मैं मैथ्स के लिए वही रिकमेंड करूँगा आपको। पहले तो आप देख लो, श्योर हो जाओ कि आपको PY की क्वेश्चन सारे अच्छे से आते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन चैप्टर आपको लगता है बहुत डाउट में है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है।
और सेकेंड थिंग, स्कोर बढ़ाना है तो मैथ्स के फॉर्मूले डेली 1 घंटा लेके रिवाइज करो, या 1 घंटा आपकी आँख के नीचे से जाना चाहिए। आपके पास वो नवनीत का लॉग बुक वगैरह रहता है, उसमें देखो कितने सारे मैथ्स के फॉर्मूले लिख के दिए रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव को। ये फॉर्मूले रोज़ आपकी आँख के नीचे से जाने चाहिए। जितना फार्मूला परफेक्ट रहेगा उतना ही। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम लोग फार्मूला रट्टाफाई नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में डिराइव करते बैठेंगे। ऐसा मत करो। लाइफ में दोनों चीज़ ज़रूरत है, रट्टा मारना भी ज़रूरत है। पहले तो समझो फिर रट्टा मारो। रट्टा मारना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपको टाइम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बहुत कम दिया है, ठीक है। यदि रट्टा मारा रहेगा फार्मूला तो फटाफट पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे। बट पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, समझो चीज़ को देन रट्टा मारो। दोनों चीज़ चाहिए यदि टॉपर बनना है तो। हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर 99 परसेंटाइल। देखो ये जो है ना 99 परसेंटाइल, पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि मार्क्स के बेस पे होता था रैंकिंग वगैरह। परसेंटाइल की वजह से अभी जो 170 पाता है उसको भी 100 परसेंटाइल मिल सकता है, ठीक है। 99 परसेंटाइल हर ईयर चेंज होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ट्राई 99 परसेंटाइल उसी को मिलता है जिसका मार्क्स जो रहता है 150 प्लस रहता है। मैं यहाँ पे ये बोलूँगा 150 प्लस, ठीक है। और 99 परसेंटाइल पे भी बहुत सारे रैंक होते हैं, वो देते हैं। 150 प्लस से 170 के बीच में इनके मार्क्स होते हैं 99 परसेंटाइल के लिए, ठीक है। क्योंकि परसेंटाइल मीन्स एवरेज है। ये जितने भी 4 लाख स्टूडेंट्स MSTCT देते हैं इन सब का एवरेज होता है, ठीक है। सर इज इट ओके टू टेक एडमिशन इन KG सोमैया बिकॉज दे हैव इंक्रीज देयर फीस दिस ईयर बिकॉज दे आर नाउ इन यूनिवर्सिटी, दिस फीस इज़ 2,86,000 पर ईयर, शुड आई टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग KG सोमैया। देखो अभी मैं इसके लिए क्या रिकमेंड करूँगा, आप CT का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। चलो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, VJTI COP अच्छा कॉलेज इनको क्यों बोलते हैं VJTI COP और SP को, क्योंकि इनमें आप एडमिशन एक बार लेने के बाद 4 साल के बाद आपके हाथ में जॉब कंफर्म रहती है, ओके। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में क्या रहता है, इनमें जॉब मिलती है वो भी 50% का गारंटी मैं देता हूँ। 50% जॉब मिलती है, 50% नहीं मिलती है। जॉब मिलती भी है तो उनका पैकेज कुछ 3 लाख रहेगा, 2.6 लाख रहेगा, एटलीस्ट 20,000 हाथ में आए, ऐसा रहता है। बट 50% जॉब नहीं मिलती है। तो क्या अभी आप यहाँ पे 2,86,000 पर ईयर भर रहे हो, मतलब आप 4 साल इंजीनियरिंग का अप्रॉक्स 10 लाख के ऊपर, मतलब कुछ तो 12 लाख पकड़ लेता हूँ मैं, 12 लाख बढ़ रहे हो। इधर प्राइवेट कॉलेजेस का मैक्सिमम फीस मैंने को जहाँ तक पता है 1 लाख होता है, मैक्सिमम 1 लाख। अब 4 लाख भर के इधर कोई भी अच्छा पास आपके घर के पास का जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें लेके भर दो। बाकी का जो आपका 12 लाख भर रहे हो इधर KG सोमैया में जो सोच रहे हो, वो 8 लाख आपका 4 साल के बाद कुछ ट्रेनिंग कर लो। बहुत सारे ट्रेनिंग वाले इंस्टीट्यूट रहते हैं, उसमें 1-2 लाख डाल के सीख लो और फिर आप इंजीनियर तो बन ही जाओगे। ये इतना इन्वेस्ट करोगे, इवन आपका KG सोमैया कॉलेज आपके घर से दूर भी है तो इतना ट्रैवलिंग वगैरह करने में टाइम नहीं मिलता है इंजीनियरिंग में। पढ़ाई कब करोगे, फीस भी भर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और देखो KG सोमैया का कॉलेज का जो मेरा एक्सपीरियंस जितना मैं जानता हूँ प्लेसमेंट्स होते हैं, ओके। बट ये प्राइवेट कॉलेज ही है अभी। हाँ अभी इसको ऑटोनोमस वगैरह मिल गया है, ये बच्चों को प्लेसमेंट्स करवाते हैं। बट देखो आप 2,86,000 पर ईयर भर रहे हो तो आपका ऐसा भी होना चाहिए कि आपका जो जॉब मिले वो 5 लाख 6 लाख के ऊपर ही मिले, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो ये सब पूरा वेरीफाई कर लेना फिर लेना, ठीक है। अदरवाइज मैं तो रिकमेंड करूँगा, मैं अपने ऐसा मेरे पास यदि इतना भरने का मेरा लेवल है तो मैं अपने पास के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूँगा और जो भी पैसा है वो मैं अपने 4 साल इंजीनियरिंग पास के इंजीनियरिंग कॉलेज मेरा टाइम सेव होगा। और जो भी मेरा पैसा है मैं अपना टेक्निकली जो कॉलेज की पढ़ाई की टेक्निकली और एक्स्ट्रा पढ़ के मैं अपना खुद इंडिपेंडेंटली मुझे जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। कॉलेज प्लेसमेंट का ज़रूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे भले ही वो प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, VJTI COP में, वो लोग बाहर से प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, गूगल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट, इनको आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना पैसा आप अपना टेक्निकली स्ट्रांग बनने का ट्राई करो, ओके। आपका नॉलेज इंक्रीज करो, उसमें इन्वेस्ट करो, कुछ ट्रेनिंग लो, सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा सिर्फ एक सजेशन है, आप देख सकते हो। सर COP वर्सेस NIT नागपुर। देखो ये नागपुर जो है NIT है, ठीक है, दोनों कॉलेज बेस्ट है लेकिन COP को ज़्यादा है प्रीफरेबल है, ठीक है। क्योंकि NIT नागपुर को कैसे है कि इनका मुझे इतना ये नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है NIT नागपुर मैंने तो ज़्यादा सुनाई भी नहीं देता नाम, ओके। बट ये NIT की वजह होने की वजह से इसको थोड़ा ये है, बट प्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो COP का भी ज़्यादा जाता है, ठीक है।
ओके, ये नागपुर NIT नागपुर भी बुरा नहीं है, थोड़ा मतलब बोल सकते हो दोनों सेम है, अप्रॉक्स 5% का डिफरेंस रहेगा। सर टेल मी आफ्टर MSc डेटा साइंस करियर। ठीक है, अभी मैं इधर ये बात करता हूँ, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग वगैरह का ऑप्शन छोड़ के BSc वगैरह लेते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जो डेटा साइंस बोलते हो, ये सब डेटा साइंस क्या है, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप BSc CS कर रहे हो तो आप उसके बाद MSc CS ही कर दो ना, क्योंकि कैसे आप डेटा साइंस एक बार कर लेते हो ना, MSc डेटा साइंस, तो आपका कैसे कि वो फिक्स होता है कि कैरियर आपको डेटा साइंस में है। बट आप MSc CS करते हो लाइक मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, तो आप कभी भी कोई भी ब्रांच में जा सकते हो, आपके लिए सारे ऑप्शन खुले हैं कंप्यूटर साइंस की। ओके, तो अपने आप को स्पेसिफिक मत बनाओ, लाइक समझा क्या, मतलब कि MSc डेटा साइंस बोल दिया मतलब आपको डेटा साइंस का ही नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो ऐसा है, वैसा देखा जाए तो डेटा साइंस आज मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, मैं ये तो यही रिकमेंड करूँगा जिनको इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करना है वो BSc CS करो, BSc IT करो और सीधा जॉब ढूंढो। ठीक है, जॉब ढूंढो, आपको सैलरी चलो 20,000 मिलता है पर महीने, बट आपका एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते तो सैलरी बढ़ ही जाता है। ओके, 20-25 साल, अब एक्सपीरियंस पे जॉब छोड़ने, इवन इंजीनियरिंग में आप जब एक जॉब छोड़ते दूसरी जॉब पे जाते हो तो आपको 30% हाइक मिलता ही है, मिनिमम 30%। यदि आपका टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो तो आप बोल के बोल सकते हो कि मुझे 50%, पूरा 100% हाइक चाहिए। लाइक मेरा सैलरी अभी 6 लाख है, मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं उसके जॉब के लिए मेरा टेक्निकल इंटरव्यू अच्छा जाता है तो मैं डबल सैलरी मांग सकता हूँ। ठीक है, और कंपनी देती भी है, ऑफ़र भी करती है। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन थे। आपको MST CT से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा, ठीक है, तो आप मुझे नीचे इस वीडियो पे कमेंट करना। एंड अनदर थिंग, आप CT का प्रिपरेशन करो, आपका एग्ज़ाम कंफर्म होगा। ठीक है, गवर्नमेंट आपको पूरा डेट जो भी रहेगी फाइनली देगी ऑफिशियली, बट आप ऐसा उसके लिए सोच के मत रखो कि वो कब होगा, ये होगा, बट प्रिपेयर करो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।